नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज की शुरुआत एक ऐसी बातचीत से जो सिर्फ फोन पर हुई लेकिन देश की राजनीति में भूचाल ले आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 35 मिनट की बातचीत को लेकर जहां एक तरफ सरकार ने इसे रिश्तों की मजबूती बताया, वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने जो प्रेस नोट निकाला वो पुराना था, फिर माफी भी देनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर रूस ने अपने को सख्त चेतावनी दी है कि इजराइल को ईरान के खिलाफ सैन्य मदद ना दे। अब सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया फिर किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा भी चर्चा में है, जहां उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की। जिस चेहरे को भारत में आतंक की जड़ माना जाता है, वही शख्स आज व्हाइट हाउस में मेहमान बनकर गया। इन सब के बीच चर्चा अब असली मुद्दों से भटकती दिख रही है। कूटनीति की जगह सियासी चालें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जगह माफीनामों की पर भी बहस हो रही है। राजनीति के मंच पर जब दो सबसे ताकतवर लीडर्स सामने आए तो हमने देखा कि कैसे औपचारिकताएं छोड़कर एक दूसरे से मिले। दो सबसे ताकतवर लीडर्स आमने सामने हो तो हर लफ्ज माने रखता है, हर बात के पीछे होती है एक रणनीति। व्हाइट हाउस की दीवारों में गूंजा भारत का साफ संदेश और दिल्ली की धरती से निकली एक ऐसी दो टूक बात जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, बात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत की। एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फोन कॉल। 35 मिनट की इस बातचीत में न सिर्फ आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई, बल्कि ट्रंप को मिला भारत से दो टूक जवाब। भारत ने तो कभी मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं की, ना करेगा। ना कोई ट्रेड डील का शोर, ना कोई बैकडोर बातचीत, सिर्फ राष्ट्रीय हित, स्पष्ट नीति और मजबूत नेतृत्व की बात। बता दें, अगर यह सोचता है कि भारत चुप रहेगा तो शायद उसे 22 अप्रैल की रात फिर से याद करनी होगी। अगर कोई यह मानता है कि भारत किसी तीसरे की मध्यस्थता से डरेगा तो शायद उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज सुननी होगी, जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा गया है। भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और ना ही कभी करेगा। यह कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं थी, यह था एक राजनीतिक सधा हुआ संदेश, सीधा, सधा और बेहद सख्त। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज़फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा और आगे भी नहीं होगा ऐसा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं और प्रॉक्सी वॉर यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को साझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन भी जताया। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच
दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई। 35 मिनट की यह बातचीत हुई है। हालांकि G7 में थे, पहले ही हो रहा था कि G7 की साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप मिल सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने जो अपना दौरा था उसको कट शॉर्ट किया 2 दिन से 1 दिन, और जाकर ट्वीट किया कि कुछ जरूरी काम था इसलिए बीच में छोड़कर आ रहे हैं। वरना इसकी संभावना थी कि G7 की साइडलाइंस पर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत कर सकते थे, वहां पर बातचीत नहीं हो पाई। इसके बाद टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ क्योंकि डेवलपमेंट्स थे, ईरान का डेवलपमेंट था, पाकिस्तान के विषय में बातचीत करनी थी, साथ ही साथ यूक्रेन के विषय में बात करनी थी। मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो इस समय जरूरी है और 2 बड़े देशों के नेताओं को आपस में बातचीत करनी थी। साथ ही साथ मोदी ने साफ भी किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि आपकी मध्यस्थता हमको स्वीकार नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा देश भारत और पाकिस्तान के बीच में मोदी ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है। 35 मिनट तक हुई है बातचीत। ट्रंप के अनुरोध पर बातचीत हुई। G7 समिट में मुलाकात न होने के कारण बात हुई। मोदी ने पहलगांव हमले और भारत की सटीक सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी। मोदी ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पूरी तरह अस्वीकार किया। मध्यस्थता, व्यापार, सौदा दावों को मोदी ने बिल्कुल नकार दिया है। ट्रंप का G7 के बाद अमेरिका रुकने का न्योता मोदी ने अस्वीकार किया। मोदी ने ट्रंप को भारत में क्वाड समिट के लिए आमंत्रित किया। इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन युद्ध पर चर्चा भी हुई है। ट्रंप ने पहलगांव हमले पर शोक जताया और भारत का समर्थन भी किया। अब दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। हमने ऑर्डर दिया है, परमाणु बम नहीं बनने देंगे। जब बम बरसे तो सिर्फ सरहदें नहीं, भरोसे भी चकनाचूर हो गई। जब मिसाइलें चली तो सिर्फ ठिकाने नहीं, मध्यस्थता की उम्मीदें भी जल गई। और अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका सिर्फ देख रहा था या सब कुछ उसकी आंखों के सामने तय हुआ? जी हां, इजराइल और ईरान की जंग अब सिर्फ सीमा पर नहीं, परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और कूटनीति के गलियारों में लड़ी जा रही है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जरिए इजराइल ने दिया अब तक का सबसे बड़ा संदेश, हम सब रोकेंगे नहीं, हम सब सिर्फ जवाब देंगे। और जवाब मिला। ईरान की मिसाइलों की गड़गड़ाहट में, तेहरान की धमकियों में और अमेरिका की खामोशी में कभी शांत का झंडा बरदार कहलाने वाले अमेरिका अब इस युद्ध का गवाह बनकर खड़ा है। क्या इजराइल के हमलों की इसकी जानकारी थी? क्या ईरान को भड़काने की यह एक और रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ही अब भरोसे के काबिल नहीं तो फिर कौन है? इस बीच ओमान में प्रस्तावित परमाणु वार्ता अधर में लटक गई है। ईरान ने कह दिया है अब बात करने का कुछ नहीं बचा है, और जो कुछ बचा है वो है टूटता कूटनीतिक संतुलन और बढ़ता युद्ध का तापमान। तो क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की पहली दस्तक जो वॉशिंगटन की खामोशी में दबा दी गई? Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Remember, Iran cannot have a nuclear. कुछ जानकारी आपको देते हैं। अमेरिका का साइलेंट समर्थन, एसडीआर, अमेरिका ने इजराइल के हमलों को एक तरफा बताया, रचनात्मक सहायता दी, जैसे थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक जहाज का बेड़ा तैनात किया। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की मांग की है। ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिका सीधे हमलों में शामिल नहीं है।
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने इजराइल को हमलों के लिए हरी झंडी दी। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य बल भी तैनात किया है। इजराइल के हमलों ने अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को बाधित किया है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की ओर बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप प्रशासन युद्ध से बचना चाहता है, डायरेक्ट युद्ध से नहीं मरना चाहता है, लेकिन बार बार यह कह रहा है कि अगर नहीं माना गया तो कहीं ना कहीं अमेरिका का एक समर्थन है इजराइल के साथ। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। कैप्टन आलोक बंसल डिफेंस सिक्योरिटी हैं, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल कैप्टन आलोक हमारे साथ हैं। सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर जी, ये स्थिति उत्पन्न है, ये आगे चल रही, और जिस तरीके से ईरान ने खुले रूप से अब कह दिया है कि हम युद्ध का ऐलान करते हैं, और जितनी भी पावर्स थी वो पावर्स ट्रांसफर की गई है वहां की मिलिट्री को। नुकसान दोनों देशों का हो रहा है। पहला मेरा सवाल पॉइंटेड ये है, अमेरिका की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका की भूमि बड़ी ही विचित्र है, क्योंकि अमेरिका जिस वक्त ये युद्ध हुआ उससे पहले अमेरिका जो है ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर रहा था, बातचीत कर रहा था। और पहले शुरू में अमेरिका ने इस तरीके के इंडिकेशंस दिए कि ये जो हमला हुआ इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमें नहीं इसमें रखा गया, कोई हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई। पर बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वी वर केप्ट इन पिक्चर। और अब जो हालात हैं वो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसमें खुद पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की बात की है, और उसके बाद जिस तरीके से अयातुल्लाह खमैनी की जो वक्तव्य आज जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान की सभ्यता को जानते हैं, ईरान को जानते हैं, वो जानते हैं कि ईरानी लोग जो है आत्मसमर्पण नहीं करते, और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा तो उसके ऊपर काफी असर होगा। इस वक्त जो राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हैं और जो उनके सलाहकार हैं, उनके बीच में एक मत विभाजन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल के पक्ष में पूरी तरह युद्ध में कूद जाए, और साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में सीधी तौर से संलग्न ना हो। क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका विल नॉट गेट इनटू सिली वॉर्स इन मिडिल ईस्ट, मतलब मध्य पूर्व के इन निरर्थक युद्धों में वो हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है। तो ये सर, एक दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है, भले ही ग्रीन सिग्नल दिया हो अमेरिका ने इजराइल को, लेकिन जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं जहां पर ईरान कोशिश कर रहा है कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर पाए, वहां तक की मारक क्षमता इजराइल के पास नहीं है। वो जो विमान है B-20 वो सिर्फ अमेरिका के पास है। तो क्या इसलिए भी अलाइन करेंगे इजराइल और अमेरिका, अगर उस डिफेंस आर्ममेंट को खत्म करना है तो? देखिए, इसको समझना चाहिए कि जो परमाणु अप्रसार संधि है, उस पे ईरान ने दस्तखत किए हुए हैं। इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पे कभी दस्तखत नहीं किए, और ईरान का ये मानना है कि वो हम परमाणु बम नहीं बना रहे, लेकिन एनरिचमेंट जो है वो करने की हमको इजाजत है, क्योंकि हम उसको अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंतर्गत करना चाहते हैं। IAEA जिसके इंस्पेक्शंस इनके परमाणु संयंत्रों के होते रहे हैं, उसने पहली बार ईरान को क्लियरेंस नहीं दिया है, और उसी का बहाना लेकर अब इजराइल ने इसके ऊपर हमला किया है। और इजराइल का ये मानना है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था। लेकिन ये जो संयंत्र है जो चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि IAEA के अंतर्गत नहीं है, इनको IAEA प्रशासन के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो क्या इनको नष्ट करना आवश्यक है? क्या इनको सुलह और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, या हमला करना है? जहां तक सवाल हमले करने का, ये 80 मीटर नीचे है जमीन के, और उस तरीके की मारक क्षमता इजराइल के पास नहीं है। पर उसको डिस्ट्रॉय करने का क्या असर होगा, क्या रेडिएशन फैलेगा, क्या ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। और क्या ये आवश्यक है कि इस बात को बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता था? क्या ईरान वायलेट कर रहा था? इसमें कई ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं जिनका अभी साफ उत्तर
नहीं है। ठीक है सर, एक ना सवाल और, मैं- उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जिस तरीके से पोजीशनिंग चेंज हो रही है ग्लोब में, अगर आप देखिए, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो एक लाइन है वो क्रॉस है, और अलाइनमेंट जो है वो सारे देशों का बदल रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, रूस ने भी बड़ा ऐलान किया है और साफ आंख दिखाई है अमेरिका को। देखिए, जहां तक सवाल रूस का है, रूस के जो सहयोगी राष्ट्र हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मध्य पूर्व में रूस का जो प्रमुख सहयोगी था, बशर अल असद की हुकूमत थी सीरिया में, वो पस्त हो गई, रूस कुछ नहीं कर पाया। अब रूस को ये लगता है कि अगर ईरानी हुकूमत भी अगर चली गई तो रूस का एक और साथी और सहयोगी इस क्षेत्र से गायब हो जाएगा, और रूस के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक चीज होगी। और इसलिए रूस वक्तव्य दे रहा है, पर रूस इस वक्त किसी भी हालत में नहीं है कि वो किसी अन्य राष्ट्र की कोई खास मदद कर सके। और जो दमिश्क में हुआ था वो रूस की क्षमता का भी एक सूचक था, वो दिखला रहा था दुनिया को कि रूस की क्षमता कितनी सीमित है। और वही हमने देखा दमिश्क में, या डमस्कस जिसे कहते हैं, वहां पे। और अब कुछ हद तक वही स्थिति रूस की तेहरान के मामले में भी है। और रूस, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा हस्तक्षेप यहां करने की स्थिति में है। ठीक है। बल्कि रूस को ऐसा सुनने में आया है कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में खुला हाथ दे दिया है, इसके बदले कि रूस अमेरिका को जो चाहे वो करने दे ईरान में। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी जी भी जुड़ रही हैं। मैम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम, एक बार अनम्यूट करिएगा। यस संजीव, आपकी आवाज आ रही है मेरे को? बिल्कुल आ रही। मैम, ये जो स्थिति है वो देखने से ये लगता है कि जो लड़ाई है वो सिर्फ इसलिए है कि न्यूक्लियर पावर ईरान ना बन पाए। और अमेरिका ने जिस तरीके से अलाइन किया है इजराइल के साथ, पहले बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अलाइनमेंट हुआ है, क्या वो अलाइनमेंट इजराइल अमेरिका का, पश्चिमी देशों का इसीलिए है कि न्यूक्लियर पावर ईरान ना बन पाए? जी हाँ, मुझे मेरे हिसाब से भी, मेरे ओपिनियन में भी यही कारण है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो सच है कि अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर हो जाता है, दे बिकम न्यूक्लियर कैपेबल बन जाते हैं, वो समर्थ हो जाते हैं उसमें, तो वो एक डायरेक्ट हैंड मिल जाता है टेररिज्म की तरफ, कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो कि इसका वाकई प्रॉपर तरीके से नाजायज फायदा उठा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। तो जो ये एक जो वजह है, ये बिल्कुल वाजिब वजह है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज मिलकर, दोनों देश मिलकर के चाह रहे हैं कि वो एक आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, और या एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब आतंकवादियों के हाथ में जा रहा है। ठीक है, जी, आगे बढ़ते हैं हम। आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए, हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है आज की कि जब दो महाशक्तियां आमने सामने हो तो एक तरफ रूस और जो शांति की बात करता है, लेकिन बंदूक की नोक पर दूसरी तरफ अमेरिका, जो दोस्ती के नाम पर जंग के बीज बोने से नहीं चूकता है। और इन सब के बीच एक चिंगारी इजराइल है। तो सोचिए यह आग कितनी भयानक हो सकती है। जब कहानी में आया तो एक नया मोड़ आया। रूस ने अमेरिका को सीधे शब्दों में धमकी दे डाली, साफ कहा कि अगर तुमने इजराइल को ईरान के खिलाफ सैन्य मदद दी तो इसका अंजाम बुरा होगा। रूस की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक इशारा भी है उस भूचाल का जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो सवाल यह उठता है, क्या अमेरिका पीछे हटेगा? सबसे बड़ा सवाल यह, क्या रूस के वक्तव्य के बाद अमेरिका पीछे हटेगा, या फिर अमेरिका जिस तरीके का सपोर्ट कर रहा है वो और एलिवेट करेगा? हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। चलते हैं एक बार फिर से आलोक बंसल जी के पास। आलोक जी, रूस ने एक तरीके से वीटो लगा रखा है अमेरिका के ऊपर कि अगर आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए, अगर आप फुट पर उतरे तो वो गलत होगा। आलोक सर, एक बार अनम्यूट करिएगा आप।
मैंने कहा गलत है, ये तो दुनिया के कई राष्ट्र कह रहे हैं, पर क्या रूस के पास इस बात तरीके की क्षमता है कि वो अमेरिका को रोक सके? क्योंकि रूस अभी भी यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से संलग्न है, उसके पास स्पेयर कैपेसिटीज नहीं है और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका के अंदर एक डोमेस्टिक ओपिनियन जो है, उसमें काफी लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि अमेरिका इस युद्ध में लगे। और अगर आप देखें तो आज अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कि बिना संसद की अप्रूवल के राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध में ना कूदें। हालांकि वो अभी प्रस्ताव पे बहस चल ही रही है और आगे क्या होगा वो देखना मुश्किल है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के जो समर्थक हैं उनमें अधिकांश जो हैं हस्तक्षेप के पक्ष में लग रहे हैं। और इस वक्त जो राष्ट्रपति ट्रंप के जो वक्तव्य आ रहे हैं, हाँ। उनसे भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मन बना लिया है कि वो ईरान पर हमला करेंगे। अब हमला करेंगे, उसका क्या असर होगा? अमेरिका कई बार ऐसी गतिविधियां करता है, कई हमले करता लेकिन है। आलोक साहब, मान लीजिए अमेरिका एक कदम आगे बढ़ता है, जो दिख रहा है, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ट्वीट किया था जब लोगों ने ये लगाया था कि G7 समिट बीच में छोड़कर गए हैं, उसके बाद यही हो रहा था कि साहब हो सकता है मध्यस्थता करें। लेकिन जो ट्वीट आया था उन्होंने साफ कहा था हम कभी मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत साफ हो गया था। और उसके बाद सरेंडर वाली बात। ऐसे में पोजीशनिंग रशिया की, फ्रांस की, चाइना साइलेंट है। आप देखिए पूरे वक्तव्य पे चाइना अब तक साइलेंट है। देखिए, चाइना ने भी युद्ध को कम करने के लिए, एस्केलेशन को कम करने के लिए वक्तव्य दिए हैं। फ्रांस ने कहा है कि रिजीम चेंज करना एक अस्थिरता का माहौल पैदा कर देगा जो उचित नहीं होगा। ये फ्रांस का जो वक्तव्य अगर आप देखें, अन्य यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी से काफी डिफरेंट है। जर्मनी ने कहा कि इजराइल हमारा गंदा काम कर रहा है जो हमें करना चाहिए और इस रिजीम को जाना चाहिए। और इस तरीके के कुछ वक्तव्य अगर आप यूके का वक्तव्य देखें तो उन्होंने कहा जहां तक सवाल इस रिजीम का है, ये मेरी पसंद नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस वक्त इसको डिस्कलेशन हो और ये युद्ध नहीं। तो इस तरीके के वक्तव्य अन्य राष्ट्र दे रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इन वक्तव्यों को ज्यादा असर पड़ेगा जिस तरीके की राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिकता है। कुछ असर पड़ेगा तो उनको सिर्फ अपने लोकल सपोर्ट बेस का और अपने सलाहकारों की कुछ हद तक सलाह का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देखा, तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट को उन्होंने डाउन कर दिया। जब तुलसी गबार्ड ने कहा था कि मैं ईरान, जैसा कि हमें जानकारी है, ईरान का परमाणु जो कार्यक्रम है वो परमाणु बम बनाने की स्थिति में नहीं है और उस तरफ नहीं अग्रसर है, तो उन्होंने कहा वो तुलसी गबार्ड का ओपिनियन हो सकता है। तो ऐसी जब वक्तव्य वो देते हैं तो आज जो अमेरिका में हालात हैं उसमें ये निर्णय एक ही आदमी लेगा और अकेले ही लेगा, वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और वो क्या निर्णय लेंगे कहना मुश्किल है। हालांकि जो अभी अंदेशा दिख रहा है उससे मुझे लगता है कि वो इस युद्ध में कूदने की कोशिश या कूदने का मन बना चुके हैं। ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं न्यूज इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात गद्दार मुनीर की। तो जनाब, एक तरफ तो जिहादी जनरल है जिसकी जुबान से जहर टपकता है, जो कश्मीर से लेकर कराची तक खून की बिसात बिछाता है। एक ऐसा देश जो खुद को मानव अधिकारों का मसीहा बताता है। और अब जरा सोचिए, ये दोनों बैठे हैं एक ही टेबल पर, व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में लंच करते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी इस मुलाकात ने सवालों की सुनामी खड़ी कर दी है। वो मुनीर जिससे भारत में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था, वो मुनीर जिसके नाम के साथ पुलवामा, पहलगांव और पीओके की नफरत जुड़ी हुई थी, उसी के साथ ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं। वाकई बहुत कमाल है। अब सवाल यह उठता है, क्या ट्रंप भूले हैं भारत का दर्द, या फिर उस लंच के पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? यह कूटनीति है या खुदगर्जी? क्या यह अमेरिका की मजबूरी है या भारत की अनदेखी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंक से हाथ मिलाने वाला कभी शांति की गारंटी दे सकता है आपको? ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ट्रंप मुनीर के बीच में लंच की बैठक हुई है। ट्रंप और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की मुलाकात हुई है, लंच पर बैठक हुई है। बैठक में प्रेस को होने की अनुमति नहीं दी गई। अमूमन ऐसा होता है कि जब दो लोग बैठते हैं वॉशिंगटन में, डीसी में,
तो वहां लगातार प्रेस होती है। हमने देखा था ज़ेलेंस्की और ट्रंप जब बैठे थे, मुनीर ने वॉशिंगटन में कहा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। मुनीर की रूबिया और हिंग्रेस में भी मुलाकात हुई है। वॉशिंगटन में पीटीआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मुनीर को तानाशाह बताया है। हम एक बार फिर से अपने पैनल पर चलेंगे। हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं और अनुपमा जी भी हैं। आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, ये बहुत सारे सवाल हैं मुनीर के। हालांकि पहले ये बात कही जा रही थी कि पहले जो परेड में आमंत्रण था, लेकिन परेड वाले दिन मुनीर नहीं दिखे वहां पर। उसके बाद ये मुलाकात होती है। इस मुलाकात के 2-3 पहलू जो आपको लगता हो। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये मुलाकात ही बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच पे मीटिंग दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि भारत में जनता जो है काफी विदेशी मामलों के बारे में अनभिज्ञ है और लोग ट्रंप के चुने जाने से बड़े खुश थे। तो उनको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप की कोई विशेष नीति नहीं है, ना उनको कोई भारत से स्पेशल प्रेम है, और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं जो उनको एक डील दे रहा। तो हो सकता है इस वक्त उनको असीम मुनीर के साथ कोई डील करनी हो, ईरान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ये सोचना होगा। क्योंकि अगर ट्रंप ईरान पे वाकई में हमले में या इस युद्ध में कूदने का मन बना चुके हैं, तो पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि अन्य जो सभी राष्ट्र हैं उनके साथ तो अमेरिका के ऑलरेडी संबंध है। टर्की जो है नेटो का सदस्य है। इराक में अभी भी अमेरिकी सैनिक हैं काफी हद तक। इराक की सरकार काफी हद तक अमेरिका के ऊपर निर्भर है। और जो हालात हैं उसमें अगर पाकिस्तान का भी इनको सहयोग मिलता है तो शायद उनके लिए फायदा हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका को कभी भी किसी भी व्यक्ति से हाथ मिलाने में कोई हिचक नहीं रही। आपने देखा वो सीरिया में गए और एक ऐसे व्यक्ति से जो कि पहले टेररिस्ट था, जिसके खिलाफ पहले इनाम की राशि बाउंड्री रखी थी, बिल्कुल, और आज वो सिर्फ 3 पीस सूट पहन के आ गया तो उससे हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने तालिबान से हाथ मिला लिए। तो ये अमेरिका की नीति रही है। वो कभी किसी व्यक्ति का भूत भविष्य नहीं देखते। जब उनकी जरूरत होती है तो हाथ मिला लेते हैं, जब नहीं होती तो फांसी पे चढ़ा देते हैं, जैसे सद्दाम हुसैन को चढ़ा दिया था। एक जमाने में सद्दाम हुसैन से भी उन्होंने दोस्ती की थी, अगर आपको याद हो। ईरान इराक युद्ध के समय सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे वो, बाद में उसको फांसी पर लटका दिया। तो ये अमेरिका की नीतियां हैं और ये सबके लिए एक लेसन है कि हमें अमेरिका के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं होना। ठीक है, वो कभी भी एक रिलायबल एलाई नहीं था। भरोसे में आ रहा हूं आपके पास। एक बार अनुपमा जी के पास जा रहा। अनुपमा जी, ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। यह भी खबर है कि जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की, वो इस वक्त अमेरिका ने ले रखी है। तो क्या जो बेस ईरान के खिलाफ बनाना चाहता है अमेरिका, वो पाकिस्तान हो? पहला। दूसरा, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने में अगर कहीं लगा है और किसी पे भरोसा कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। उसके अलावा और कोई देश नहीं जो उसको मदद कर सकता है। पाकिस्तान पहला मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और किसी के पास नहीं, जो ईरान डेवलप करना चाहता है। तो क्या इन्हीं 2 चीजों का, पहला पाकिस्तान की जमीन और एयर स्पेस इस्तेमाल करना ईरान के खिलाफ, दूसरा क्या न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो असिस्टेंट पाकिस्तान दे रहा है, इन 2 चीजों को लेकर बातचीत करी होगी अमेरिका ने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जैसे अभी आलोक जी बोल रहे थे कि अगर अमेरिका ने ऐसा मन बना लिया है कि उन्हें अटैक करना है, उन्हें आक्रमण करना है ईरान के ऊपर, अगर उन्होंने ऐसी नीति बना ली है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। जैसे बता रहे थे, कभी किसी से हाथ मिला लेता है, कभी किसी का हाथ तोड़ भी देता है। तो उनके खुद के जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है। उसके लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं या किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर उनके मन में ऐसा है या वो कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ नीति बना रहे हैं, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल उनकी बेसिस के लिए उनको जरूरत पड़ेगी उसकी, ऐसा हो सकता है। ठीक है। और उनको रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी और उनकी मदद भी होगी उससे, क्योंकि पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान यूएस से बहुत ज्यादा वेपन्स भी लेता है। उनको आर्मरी, उनके वेपन्स पाकिस्तान जो है यूएस का एक बहुत बड़ा खरीदार है, उसके लिए देते भी है उनको। तो नंबर 1 बात ये हुई, यस, उनकी बेसिस जो है
पाकिस्तान की जो बेसिस हैं वो उनको ईरान पे अटैक करने के लिए उनको चाहिए होंगे, जरूरत पड़ेगी अगर वो ऐसा मेमन बना रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान जो है हाँ। वो सैबोटेज भी कर सकता है यूएस के प्लान्स को, उनके इंटरेस्ट को। तो शायद उनको साथ में लेके चलने का या आसिफ मुनीर को लंच पे बुलाने का कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि ताकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साइड में रहे और वो अपना काम जो भी उनको कार्रवाई करनी है ईरान के अगेंस्ट वो आराम से कर सके। ठीक है, एक बार आलोक सर के पास चलेंगे। आलोक सर, अमूमन आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिए तो कहते हैं कि 75-80% ऑफ जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, फोर्सेस है, वो सीआईए के हिसाब से काम करती है हमेशा से। क्या ये बात सच है? बेवकूफी की बात है, बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की मिलिट्री भी अपने देश के हितों के अनुसार काम करती है, पर यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है मिलिट्री की, उनके सबके बच्चे जो है अमेरिका में पढ़ते हैं या अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका वालों के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज है। हाँ। कि वो जब चाहे इनका वीजा कैंसिल कर दें, जब उनमें से कुछ लोगों को बाहर भेज दें। तो इंसान को जो सबसे कमजोर जो नब्ज होती है वो उसके बच्चों की नब्ज होती है। और अगर आपने देखा हो, जब भी अमेरिका को कुछ भी पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डालना होता है तो सैंक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना वीजा कैंसिलेशन से होता है। अगर आपको याद हो, ट्रंप की फर्स्ट प्रेसिडेंसी में जब इन्होंने वीजा बैन करा था इनके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तो हाहाकार मच गया था, क्योंकि पाकिस्तान का मिलिट्री एलीट ही नहीं बल्कि सिविलियन एलीट जो है वो भी पूरी तरह से जो है उनके परिवार का एक ना एक सदस्य जरूर अमेरिका में है। और इसलिए जब भी ये वीजा को रोकते हैं तो एक समस्या पैदा हो जाती है। पर यह कहना कि पूरी फौज ही सीआईए के कब्जे में है, सीआईए के कंट्रोल में, ये एग्जैजरेशन है जो आजकल काफी लोग करते हैं। मीडिया पे भी लोग इस तरीके की फ्री वक्तव्य देते रहते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। ऐसा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो भी अपने देश के हित के अनुसार करती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज में कट्टरपंथी जो शक्तियां हैं वो ज्यादा हावी होती चली गई हैं। और आसिम मुनीर के रूप में हम पहली बार देख रहे हैं हाफिज कुरान जो है आर्मी चीफ बना हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पाकिस्तान जो है मिलिट्री एकेडमी के भी नहीं प्रोडक्ट हैं, ये एक्चुअली दूसरी तरफ से आए हुए हैं। तो इनका तो सेनाध्यक्ष बनना निश्चित ही नहीं था, लेकिन जो राजनीतिक माहौल रहा उसके अंदर ये सेनाध्यक्ष बन गए और अब तो ये फील्ड मार्शल बन गए। तो स्थिति जैसी है वो आप देख रहे हैं। और इन सब हालातों के बावजूद अमेरिका उनको न्योत रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आ रहा हूं, एक बार लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा जी के पास। अनुपमा जी, मान लीजिए, मतलब एक हाइपोथेटिकल है, मैं मान के चल रहा हूं कि जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का वो अमेरिका इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान ना चाहते हुए भी वो एयर स्पेस अगर देता है, तो उस स्थिति में इजराइल का फायदा अगर वो एयर स्पेस मिलता है। दूसरा, ईरान का कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब या असेसमेंट की तैयारी है ईरान की, उस एरिया को कोशिश करने के बाद भी इजराइल बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाया। वो मारक क्षमता नहीं थी, लेकिन वो मारक क्षमता B2 कॉम्बैट्स के पास है, अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं जो उसको निस्तो नाबूद कर सकता है। ऐसे में अगर पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल ट्रंप करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान ईरान को? मुझे लगता है कि काफी नुकसान होगा, क्योंकि जैसे कि ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि हमें सब पता कि उनके कौन से ठिकाने पे क्या है और कहां पे क्या रखा हुआ है, आयतुल्ला खुमानी कहां पे है, न्यूक्लियर एसेट्स कहां पे है, हमें एग्जैक्टली पता है कि कहां पर क्या रखा है। और हम बस ये चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो सिविलियंस पे और सबके सोल्जर्स पे अटैक ना करे, वो पीसफुली हमें अपना काम करने दें। तो जहां तक मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की एयरबेसेस अगर यूज करते हैं तो वो काफी हद तक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं ईरान को, और उससे फायदा ऑब्वियसली होगा इजराइल का। ठीक है, आलोक सर के पास। आलोक सर, भारत की भूमिका कैसे देखते हैं आप? SCO स्टेटमेंट से भारत ने अपने आप को अलग किया था, अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन ये जो स्थिति पैदा हो रही है, हमारे कई 10,000 लोग भी हैं जिसमें से 1-2 टुकड़ियां आई भी हैं, 10,000 लोग भी ईरान में फंसे हुए हैं। क्रूड ऑयल को लेके एक बड़ा उद्योग है भारत और ईरान के बीच में। भारत की भूमिका? भारत के लिए ईरान महत्वपूर्ण है, इस बात को हमें समझना चाहिए। इजराइल के साथ हमारा बड़ा योगदान है, हमारी तकनीकी वो है, और डिफेंस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में हमारा बहुत ज्यादा सहयोग हो रहा है। लेकिन ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरेशिया का जो
हार्टलैंड है, यूरेशिया का जो दिल है, आप कॉकेशस क्षेत्र कहें या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहें, वहां जाने के लिए हमारे पास एकमात्र रास्ता ईरान के माध्यम से है, क्योंकि पाकिस्तान हमें कभी रास्ता देगा नहीं और चीन के माध्यम से हम जाना नहीं चाहते। जब ऐसे हालात हों तो कई ऐसे दुनिया के राष्ट्र हैं जहां पहुंचने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मध्य एशिया का इतना बड़ा भूभाग है, किर्गिस्तान का, कजाकिस्तान, 5 राज्य हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वहां जाने के लिए हमारे पास, चूंकि पाकिस्तान के माध्यम से हम नहीं जा सकते, हमारे पास सिर्फ ईरान का रास्ता है। उसी तरीके से आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया जाने के लिए हमें ईरान के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास वो क्षमता है कि वो जब चाहे फारस की खाड़ी को बंद कर सकता है। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ कुछ ना कर पाए, लेकिन वो ये जो खाड़ी के देश हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतार, ये जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इनके अंदर जीवन बेहाल कर सकता है और साथ ही साथ फारस की खाड़ी को बंद कर सकता है, क्योंकि 2-4 शिपों को डुबो दे तो फारस की खाड़ी बंद। अब फारस की खाड़ी से हमारा अधिकतर तेल आता है। आज की तारीख में भारत ईरान से तेल नहीं लेता, आयात नहीं करता। 2019 तक हम काफी करते थे, एक बड़ी संख्या में थे, लेकिन आज हमारा जो मुख्यतः तेल आता है वो इराक से आता है, सऊदी अरब से आता है। लेकिन अगर फारस की खाड़ी को बंद कर दिया गया तो ये दुनिया का 30% तेल यहां से निकलता वो रुक जाएगा, एनर्जी सप्लाई। दूसरी चीज क्या है कि भारत की विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसका एक बहुत बड़ा स्रोत ये रेमिटेंसेस हैं जो आते हैं, और उसमें से 50% रेमिटेंसेस जो है खाड़ी क्षेत्र से आते हैं। जब भी यहां युद्ध होता है ये भारतीय वापस आ जाएंगे, जैसे पहले गल्फ युद्ध में हुआ, कुवैत और इराक का हुआ, ये लोग वापस आ गए क्योंकि जब काम नहीं है, जॉब नहीं है, वापस आ जाएंगे। तो ये अगर वापस आ गए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो हमारे लिए ये युद्ध किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी ये युद्ध खत्म हो वो भारत के हित में है। भारत भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए, वो हमारे हित में नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक लंबा युद्ध चलता रहे ईरान के साथ जिसमें ईरान संलग्न रहे, ये हमारे हित में नहीं है, क्योंकि उसके कारण ना तो हमें यूरेशियन हार्टलैंड को एक्सेस मिलेगा, जो ट्रांसकॉकेशस क्षेत्र है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, वहां हम नहीं जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस लंबे युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर थोड़ा भी ये युद्ध आगे बढ़ा और खाड़ी के अन्य देशों पर हमले शुरू हो गए तो हमारी जो एक रेमिटेंसेस, जो एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो काफी हद तक ड्राई अप हो जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात आज की तारीख में भारत के 3 सबसे बड़े व्यापारिक जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में आता है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए खाड़ी का क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि, सामरिक दृष्टि, हर तरीके से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक आखिरी सवाल अनुपमा जी आपसे भी। ईरान ने आज जो अपनी पावर्स थी वो मिलिट्री को ट्रांसफर करी है, पहली चीज। दूसरा, पहली बार युद्ध का ऐलान किया है। 2 बड़ी चीजें जी। क्योंकि मुझे ऐसा, मेरे ओपिनियन में ईरान को भी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है अभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने अपना मन बना लिया है अटैक करने के लिए, या अयतुल्ला खुमैनी को अपने बिल से बाहर निकालने के लिए, या उनके न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करने के लिए। तो उसको देखते हुए उन्हें लग रहा है कि समय की जरूरत है कि अभी जो सारे पावर्स हैं वो मिलिट्री को ट्रांसफर कर दिए जाएं, ताकि वो अपने हिसाब से रिटेलिएट या ठीक है रिएक्शन कर सके। इसके अलावा एक हाईलाइट किया है अमेरिका ने भी। अमेरिका ऐसा देश अगर हाईलाइट करता है तो क्या ये माना जाए कि वो बिल्कुल तैयार है? पहले ट्वीट, फिर बयान, फिर सरेंडर की बात, फिर इजराइल को समर्थन और उसके बाद हाईलाइट। जी, मुझे लगता है बिल्कुल अगर अमेरिका जैसा देश हाईलाइट के लिए घोषणा कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो लोग बिल्कुल तैयार हैं नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अब जैसे आप जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, उस टाइम इंडिया में भी ड्रिल्स हो रहे थे, ऑपरेशनल ड्रिल्स हुए थे, सिक्योरिटी ड्रिल्स हुए थे पूरे कंट्री में। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन सब में रात को ड्रिल हुए थे। 1-2 दिन पहले से ऐसा कार्रवाई होना शुरू हुआ था कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम तैयार हैं। तो अमेरिका की तरफ से ऐसी घोषणा होना एक अच्छा संकेत, पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है कि वो लोग अपने एक्शन के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुपमा जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आगे चलते हैं, अब आपको 5वीं बड़ी खबर आज की बताते हैं कि आज की बड़ी 5वीं खबर क्या है। दरअसल मुनीर को लेकर सियासत सिर्फ बाहर नहीं है, मुनीर को लेकर सियासत हिंदुस्तान में भी है।
मुनीर पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार है। दरअसल मुनीर को लेकर ट्वीट और रीट्वीट को लेकर आज तक सियासत चल रही है। आज की कहानी में है ड्रामा, ट्विस्ट, झूठ, माफी और आखिर में ताली या गाली। वो जनता तय करेगी। जी हां, आज फोन पर 35 मिनट की बातचीत ने देश की सियासत में 350 मिनट का बवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी बातचीत को लेकर विदेश सचिव ने कहा कि व्यापार, रक्षा और वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई। लेकिन तभी एंट्री हुई कांग्रेस नेता जयराम रमेश की, जिन्होंने झट से प्रेस के सामने एक कागज लहराया, दावा किया कि बातचीत में हथियारों की खरीद और व्यापार का मुद्दा भी छाया रहा। पर कहानी में ट्विस्ट यह था, जो प्रेस नोट वो दिखा रहे थे, बीजेपी ने इसे मौके को छोड़ा नहीं। मालवीय ने ट्वीट किया, हमला बोला, जयराम रमेश को बताया जन्मजात झूठा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या राजनीति अब तथ्यों पर नहीं फुटेज पर चलती है? क्या विपक्ष की हड़बड़ी और सत्ता की आक्रामकता के बीच संवाद का रास्ता गुम हो गया है? 37 days the Prime Minister did not say anything. Now today we are told that he had a 35-minute call with President Trump. And there is a readout of what the Prime Minister is supposed to have said to Mr. Trump, President Trump. President Trump has also put out a statement from the White House. There is a difference between the two statements. Normally these statements are different because they appeal to different audiences. So my question is very simple. Prime Minister, there is a statement that the Prime Minister told the President Trump that America had no role, that we reject mediation, all that, which is what opposition parties, which is what the Indian National Congress has been demanding. But for 37 days, the Prime Minister has kept quiet. And today, we are being asked to believe that this is what he told President Trump. We got a reply from the Honorable Prime Minister that if that were to be the case, our response would be even more accepted. And this has been a consistent position of India, third-party mediation, and there was no discussion on any trade or any other aspect during the exchanges with the US. The request for a ceasefire came from the Pakistani side, it came from their Director General of Military Operation, and it was responded to. And I think after having demonstrated to the world that in those 22 minutes, 9 terror outfits, all right, which have security links also were hit. मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा, यह सार्वजनिक रूप से इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री होने के नाते आप आइए और देश के सामने बोलिए। हम सब देशवासी आपसे यह अपेक्षा करते हैं, मुंह चुराने की अपेक्षा थोड़ी कोई करता है अपने प्रधानमंत्री से। आप आइए और कहिए कि आप आहत हैं, आप नाराज हैं कि असीम मुनीर जैसे जो वर्दी में गुंडा घूम रहा है, जो वर्दी में आतंकी घूम रहा है, उसको अमेरिका बुला के खाना खिला रहे हैं वहां के राष्ट्रपति। बोलिए यह बात देश के सामने। मोदी ट्रंप कॉल पर बवाल की वजह आपको बता रहे हैं। कॉल में ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, इजरायल ईरान युद्ध पर बातचीत हुई, न कि व्यापार पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी ट्रंप कॉल में व्यापार पर चर्चा हुई। पुराने जनवरी 2025 यूएस रेस नोट का गलत हवाला देकर भारत की कूटनीति पर सवाल भी उठाए जयराम रमेश ने। अमित मालवीय ने जयराम को जन्मजात झूठा बोला। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक था। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।